अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर के साथ मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा और वही कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा इस टॉपिक में हमने इसको यूज़ करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये है कॉलम्स लॉ का। कॉलम बेसिकली ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। इसने 1784 में ये लॉ जो है वो पेश किया। इस लॉ को डेवलप करने के लिए इसने एक अपरेटस बनाया। उस अपरेटस का नाम था टॉरिशनल बैलेंस। टॉरिशनल बैलेंस। इस अपरेटस को यूज़ करते हुए इसने काफ़ी सारी मेजरमेंट्स की और उन मेजरमेंट से उसने एक कंक्लूजन बनाया और उस कंक्लूजन को उसने एक लॉ का नाम दिया और उसके नाम से उसको कॉलम लॉ कहा जाता है। कॉलम लॉ है क्या? कॉलम लॉ ये कहता है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हों तो उन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस के फर्ज किया हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है। तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो इनके चार्जेस की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मीन कि अगर इन चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा है तो कॉलम फोर्स ज़्यादा होगी और अगर इन चार्जेस का प्रोडक्ट जो है वो कम है तो कॉलम फोर्स कम होगी। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to product of magnitude of two charges। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर वो चार्जेस नेगेटिव हैं तो हमने उनकी मैग्नीट्यूड लेनी है, मीन कि हमने उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और उनके जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर हम कहें r है तो इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कॉलम फोर्स डिक्रीज हो जाएगी और अगर डिस्टेंस कम होगा तो कॉलम फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। तो मैथमेटिकली इस सारी स्टेटमेंट को हम अगर लिखना चाहें तो मैथमेटिकली हम कहेंगे कि फोर्स मीन के कॉलम फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये जो फर्स्ट और जो सेकंड हमारे पास रिजल्ट है, इसको अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। तो ये F इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर हम इस साइन को इक्वल में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो कांस्टेंट मैं कहता हूं यहाँ पे K है। तो F इज इक्वल टू कॉलम फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब कोई भी जो कांस्टेंट वहाँ पे हम लगाते हैं तो उसकी कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ उसकी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये क्या है कि ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 मीडियम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है कि हम SI सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम MKS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या हम CGS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, हम कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिस्टम पे डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड करेगा। मीडियम से मुराद क्या है कि उन दो चार्जेस के दरमियान
कोई सॉलिड मटेरियल है, लेट्स से ये एक चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के दरमियान कोई सॉलिड मटेरियल है, फ़र्ज़ किया वो ग्लास है या वो मिका शीट है या फिर वो लिक्विड है कि कोई डिस्टिल्ड वाटर है, वाटर यहाँ से वाटर से मेरा डिस्टिल्ड वाटर है, या वहाँ पे कोई ऑयल है, केरोसिन ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, या कोई भी जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल है। तो अब यहाँ तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया कि हमारे पास जो फोर्स है वो इसके बराबर। अब इसमें हम कहते हैं कि जो K है, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट जो है ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और उसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये जो पॉइंट है ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इसके यूनिट्स समटाइम वो पूछ लेता है कि इसके यूनिट क्या हैं। उसके बाद K जो है एज ए होल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके हमारे पास जो K आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। अब ये एक यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसकी फिजिकल मीनिंग के क्या है, ये फिजिकली है क्या चीज़? तो फिजिकली ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो K है ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। अब इसको मैंने थोड़ा सा वर्ड्स में लिखा है कि इफ़ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 और चार्जेस की जो वैल्यू है वो 1 मिली कूलम में हो, ये दोनों चार्जेस इंटरैक्ट करते हैं। ये जैसे Q1 और Q2 जो हैं ये आपस में एक दूसरे पे इंटरैक्ट करते हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे पड़े हों, तो फिर ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर 9 किलो न्यूटन की फोर्स लगाएंगे। अगर हम 1 मिली कूलम का चार्ज और 1 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो है वो हम रखें तो वो 9 किलो न्यूटन, या हम इसे कह सकते हैं 9000 न्यूटन की फोर्स ये एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। अब अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट करें तो हम कहेंगे कि K जो है ये गिव्स फोर्स, और वो फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस पे, Q1, Q2 और R के ऊपर। तो होपफुली ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ इस्तेमाल हुई है इस स्टेटमेंट में, और वो है पॉइंट चार्ज। कि पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो पॉइंट लाइक है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है और वो नॉन ज़ीरो चार्ज है। उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं, चार्ज की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी और उसकी डायमेंशन जो है वो ज़ीरो होगी। अब स्टूडेंट्स इसमें ये थोड़ा सा कंसेप्ट पॉइंट चार्ज के बारे में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूबलाइट है। ये ट्यूबलाइट इस पॉइंट पे रोशन है और हम इसके करीब खड़े हैं। अब यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमें इसकी एक लेंथ नज़र आ रही है, वो 1 मीटर भी हो सकती है, 1.5 मीटर हो सकती है, जो भी उसकी वैल्यू हो, उसकी एक लेंथ है। अब अगर हम इस रोशन ट्यूबलाइट से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे हमें इसकी लेंथ कम नज़र आएगी। इसकी लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। एक्चुअली डिक्रीज नहीं होगी, हमें व्यू में आएगी, हमें नज़र आएगी कि जैसे डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज होते होते अगर हम इससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके ये क्या नज़र आएगा, ये एक पॉइंट लाइक ये स्पॉट हमें नज़र आएगा। तो उस डिस्टेंस पे ये जो चीज़ है
ये क्या है, ये पॉइंट चार्ज बिहेव कर रही है। जो कॉलम फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब ये है कि कॉलम ला के हम एक वेक्टर फॉर्म जो है उसको भी डिस्कस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम ला जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम कंसीडर ये करते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और उसको हम नाम देते हैं Q1 का, और दूसरा चार्ज हमारे पास है Q2। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। अब हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सेम चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो मैं कहता हूँ कि वो फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन, और इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इस डायरेक्शन में है। अब क्या है कि ये फोर्स जो इसके ऊपर लग रही है हमने उसको नाम देना है। तो इसको हम जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही होगी उसको पहले लिखना है। लेट्स से ये Q1 के ऊपर लग रही है तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर जो है वो दूसरा चार्ज लिखेंगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, F12, और ये हमारे पास जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स होगी। अब क्योंकि ये म्यूचुअल फोर्स इसमें होती है तो हम जो इसके ऊपर जो दूसरी फोर्स है वो क्या है, F21 है। तो ये ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के सेकंड चार्ज के ऊपर जो फर्स्ट चार्ज लगा रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, F21। तो जिसके ऊपर फोर्स लगेगी उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, F21। अब ये कि आपको फर्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं कि किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन के लिए हम जो है वो यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर F12 एक फोर्स है तो इसकी डायरेक्शन के लिए हम एक यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे, और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 ये यूनिट वेक्टर, और इसकी जो है वो ये इस डायरेक्शन में होगा। और इस यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा वो R21 यूनिट वेक्टर होगा। अब मैथमेटिकली फॉर्म लिखते हैं हम इसकी, तो हमारे पास F12 विल बी इक्वल टू K क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 यूनिट वेक्टर, और F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और R2 यूनिट वेक्टर। तो जो फोर्स होगी उसके अलोंग जो है वो यूनिट वेक्टर हमने यहाँ पे लिखना है। अब अगर यहाँ पे तो हमारे पास सेम चार्जेस थे, तो ये अगर नेगेटिव चार्जेस होंगे तो फिर भी जो है वो रिपल्सिव फोर्स होगी। अब अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कौन सी फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास ये भी इनवर्ड एरो है, ये भी इनवर्ड एरो है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स आ गई। तो हम इसे क्या लिखेंगे कि ये अब ये वाला जो चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, तो इसे हम F12 लिखेंगे, और ये वाला चार्ज जो है इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो F21। मैंने पहले ही कहा था कि जिसके ऊपर फोर्स लगेगी उसको हमने पहले लिखना है। तो ऑन 2 के ऊपर लग रही है तो ऑन 2 बाई 1 या ऑन 2 ड्यू टू 1। अब ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं ये दोनों जो हैं ये इक्वल हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से इक्वल का साइन आ गया, इक्वल आ गए, और ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव साइन आ गया। नेगेटिव साइन ये बताता है कि ये क्या है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम इसको फोर्सेस के लिए लिखें तो F12 विल बी इक्वल टू माइनस F21। तो ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल होंगी और ऑपोजिट होंगी। अब स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास फर्ज किया एक चार्ज 1 कॉलम है और दूसरा चार्ज जो है वो 2 कॉलम है, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक जैसी फोर्स लगाएंगे। ये नहीं है कि एक ज़्यादा फोर्स लगाएगा दूसरा कम लगाएगा, बल्कि दोनों एक जैसी फोर्स लगाएंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। अब उसके बाद कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हैं, पहले तो वो वैक्यूम में पड़े हैं या उनके दरमियान एयर है,
अब अगर हम उनके दरमियान कोई मीडियम डाल देते हैं, मीडियम से मुराद क्या है कि मैंने पहले बताया था कि हमारे पास कोई ऑयल है या फिर हमारे पास जो है वो ग्लास है, तो अगर हम उनके दरमियान ये ऑयल या कोई ग्लास रख देते हैं तो फिर उसकी वजह से कॉलम फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम मैथमेटिकली इसको देखते हैं। तो वैक्यूम के लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो है F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसको हमने थर्ड पॉइंट का नाम दिया गया है। तो उसके बाद मीडियम अगर हमारे पास है दो चार्जेस के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो रिलेशन है वो इस फॉर्म में आ जाएगा कि इतना तो हमने पहले लिख ही लिया है, किसके लिए, ये वैक्यूम के लिए है, तो ये साथ में जो मीडियम आ गया तो उसके लिए हम एप्सिलॉन आर लिखते हैं। तो एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। अब साथ में उसी तरह आ गया Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके हमारे पास इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये वैक्यूम के लिए आ गया और ये 1/ε हमने बाहर निकाल लिया, और ये वैक्यूम के लिए हमारे पास ये चीज़ जो है ये हमारे पास F के बराबर थी, इसमें F पुट कर दिया, 1/ε वैसे लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर को हम बाहर ले जाते हैं तो ये इधर आके जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो F ओवर F प्राइम। तो ये हमारे पास है F जो है ये फोर्स है जब वैक्यूम मौजूद है, और ये है जब फोर्स है मीडियम मौजूद है। तो ये जो एप्सिलॉन आर है, जिसे मैंने पहले आपको कहा कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, तो रिलेटिव परमिटिविटी जो है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मीन कि इसके कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसके कोई यूनिट नहीं है। और इसको हम जो है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो एबिलिटी होती क्या है, बाय डेफिनेशन हम अगर इसको करें तो एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बिकम पोलराइज ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब एक चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो वो जब एक मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहाँ पे पोलराइजेशन होती है, मीन के वहाँ पे पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस वहाँ पे बनते हैं। तो इसको हम जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जो है वो नोट करनी चाहिए, वो ये है कि जैसे जैसे एप्सिलॉन आर इंक्रीज़ करेगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन आर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे कॉलम फोर्स डिक्रीज़ होगी। तो हम कहेंगे कि एप्सिलॉन आर जो है वो कॉलम फोर्स को रिड्यूस करता है, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। और ये दोनों पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम दो चार्जेस के दरमियान डिस्टिल्ड वाटर रखें और डिस्टिल्ड वाटर का जो रिलेटिव उसकी परमिटिविटी है उसकी वैल्यू है 78.5, डिस्टिल्ड वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो 78.1 है, तो 78.5 है। तो इट मीन्स कि जब दो चार्जेस के दरमियान डिस्टिल्ड वाटर हम रख देंगे तो उस वक़्त वहाँ पे जो कॉलम फोर्स है वो 78.5 डिक्रीज़ हो जाएगी।